हाय गाइस, माय नेम इज सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपी मेडिकल कॉलेज। तो आज हम ब्रैकियल प्लेक्सस के क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में देखेंगे। तो ब्रैकियल प्लेक्सस के क्लिनिकल एनाटॉमी में हम दो पैरालिसिस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्श पैरालिसिस और उसके बाद हम देखेंगे क्लमकेज पैरालिसिस। इन दोनों पैरालिसिस को हमें एक ही तरीके से पढ़ना है, यानी इस एक ही हेडिंग के अंदर दोनों पैरालिसिस को हमें देखना है। तो सबसे पहले इसकी इंजुरी की साइट कहाँ क्या है, इसका मतलब इंजुरी कहाँ पे हुई है, ये सबसे पहले देखेंगे। फिर इंजुरी का कॉज क्या है ये देखेंगे। फिर इस इंजुरी में कौन कौन से रूट वैल्यू इन्वॉल्व होते हैं ये देखेंगे। फिर उसके बाद इसमें कौन कौन से मसल पैरालिसिस होते हैं ये देखेंगे। और फिर डिफॉर्मिटीज एंड पोजीशन ऑफ लिम्ब देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्श पैरालिसिस। अर्श पैरालिसिस में जो साइट ऑफ इंजुरी होती है वो होती है अपर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। मैंने ब्रैकियल प्लेक्सस पढ़ाते वक्त बताया था कि ये अपर ट्रंक होता है, ये C5 और C6 से मिलके क्या बनाता है, अपर ट्रंक। और ये जो अपर ट्रंक है ये 6 नर्व का मीटिंग पॉइंट होता है, यानी यहाँ पे 6 नर्व का यहाँ से 6 नर्व मीट हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक नर्व, ये एक नर्व, ये एक नर्व, ये 2, ये 4 हो गए, और ये 5 और ये 6। ये क्या है, 6 नर्व का मीटिंग पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, अर्श पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्श पॉइंट कहते हैं, जो अपर ट्रंक होता है वहां पे। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन कौन से रूट वैल्यू इन्वॉल्व होगी, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक तो C5 और C6। मेनली इसमें C5 रूट वैल्यू इन्वॉल्व होती है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने दिखाया C5 C6 रूट मिल के क्या बना है, अपर ट्रंक। और अपर ट्रंक से एक सुप्रास्कैपुलर नर्व निकले, एक नर्व टू सबक्लेवियस निकले, और फिर इससे 2 डिवीजन निकले, एक एंटेरियर डिवीजन और एक डॉर्सल डिवीजन। और इंजुरी का पॉइंट क्या है, ये इंजुरी का पॉइंट है। फिर इस इंजुरी का कॉज क्या है, इंजुरी का कॉज है सबसे पहले तो चाइल्ड बर्थ जब होती है, वो इसमें जब डिफिकल्टी हो जाती है, यानी बेबी वजाइना से इजीली बाहर नहीं आता, उस समय भी यहाँ पे इंजरी हो जाती है। फिर उसके बाद फॉल ऑन शोल्डर, यानी शोल्डर के ऊपर गिरना, उसमें भी अपर ट्रंक को इंजरी हो जाती है। और ड्यूरिंग एनास्थेशिया, यानी एनास्थेशिया देते वक्त भी अपर ट्रंक को इंजरी हो सकती है। फिर उसके बाद कौन कौन से मसल पैरालिसिस हुए ये देखेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे कौन कौन से नर्व निकल रहे हैं। यहाँ पे जो ये हो गए वेंट्रल डिवीजन, डॉर्सल डिवीजन, और इससे ये 3 नर्व निकल रहे हैं। और तीनों नर्व की वैल्यू मैंने बताया था C5 to C7 ये वैल्यू है। तो ये जो नर्व जिस मसल को सप्लाई करेंगे वो सारे पैरालिसिस हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ मसल के नाम लिखे, बाइसेप ब्रेकाई, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियलिस, इसको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है। मैंने मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के वीडियो में बताया था। फिर डेल्टॉइड मसल भी इसमें पैरालिसिस हो जाती है। फिर सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और सुपाइनेटर मसल इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। सारे मसल के नाम याद रखना जरूर नहीं है, आपको जितने याद रख सकते हैं उतने रखो। फिर इसके बाद इसमें डिफॉर्मिटीज क्या आ जाती है, इसमें सबसे पहले जो आर्म होता है वो अडक्ट हो जाता है, और क्या होता है, मेडियली रोटेट हो जाता है। आप अपने बॉडी पे कीजिए, आर्म को अडक्ट कीजिए और मेडियल रोटेट कीजिए, और जो फोरआर्म होता है वो पूरा एक्सटेंडेड हो जाता है, यानी पीछे की तरफ एक्सटेंड हो जाता है, और उसका प्रोनेशन हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफॉर्मिटीज, और ये हैंड ऊपर की तरफ हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इस पोजीशन को पर्टिकुलरली पोलिसमैन टिप हैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलिसमैन टिप हैंड, और वेटर्स टिप भी कहते हैं। हाँ, ये सारी बातें हो गई अर्श पैरालिसिस के बारे में। फिर अब हम देखेंगे क्लमकेज पैरालिसिस। क्लमकेज पैरालिसिस हम उसी हेडिंग के अंदर इसे भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लमकेज पैरालिसिस में
जो साइट ऑफ इंजरी होती है वो लोअर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस होती है, यानी ब्रैकियल प्लेक्सस का जो लोअर ट्रंक होता है वहाँ पे इंजरी हो जाती है, और उस पैरालिसिस में अपर ट्रंक को इंजरी हो जाती है। फिर इसके बाद इसमें कौन कौन से रूट वैल्यू इन्वॉल्व होती है, नर्व के कौन कौन से रूट वैल्यू इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो लोअर ट्रंक है एक किस से मिलके बना है, C8 और T1 से मिलके लोअर ट्रंक बना है। तो कौन कौन से रूट वैल्यू इन्वॉल्व होगी, तो C8 और T1। अब फिर उसके बाद इंजरी का कॉज क्या है, तो वही बात, सबसे पहले फॉल ऑन हाइट, यानी हाइट से आप जब नीचे की तरफ गिरते हैं शोल्डर के ऊपर तो इसमें इंजरी हो जाती है। और अनड्यू अबडक्शन ऑफ आर्म, यानी आर्म का बिना वजह से यानी अबडक्शन किया तो इसको इंजरी हो जाएगी। और इसमें कौन कौन से मसल पैरालिसिस हो जाएगी, तो इसमें सबसे पहले ये जो T1 रूट वैल्यू है, ये रूट वैल्यू जो आर्म के इंट्रेंसिक मसल होते हैं, जो आर्म के इंट्रेंसिक मसल होते हैं हैंड के, इसमें इसको सप्लाई करती है। तो कौन कौन से मसल पैरालिसिस हो जाएंगे, इंट्रेंसिक मसल ऑफ हैंड। और इसका जो C8 रूट वैल्यू है ये किससे सप्लाई करता है, जो अल्नार फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर होते हैं, जो सारे अल्नार फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट एंड फिंगर होते हैं, इसको C8 रूट सप्लाई करता है, यानी उस मसल का भी पैरालिसिस हो जाएगा। फिर इसमें डिफॉर्मिटीज क्या आती है, सबसे पहले जब क्लॉ हैंड होता है तो सबसे पहले जो हाइपर एक्सटेंशन होता है, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट जो होता है इसका हाइपर एक्सटेंशन होता है, और जो इंटरफैलेंजियल जॉइंट है इसका क्या होता है, फ्लेक्शन होता है। इसे जो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट है इसका हाइपर एक्सटेंशन, और बाकी के इंटरफैलेंजियल जॉइंट का क्या होता है, फ्लेक्शन। ये आपको दिख रहा है ऐसे, और यहाँ पे भी मैं इमेज में भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, कंप्लीट क्लॉ हैंड, क्या कहते हैं, कंप्लीट क्लॉ हैंड कहते हैं। और इसमें डिसेबिलिटी क्या क्या होती है, सबसे पहले तो कंप्लीट क्लॉ हैंड, और उसमें क्या क्या होता है बताना। मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट का हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है और इंटरफैलेंजियल जॉइंट का फ्लेक्शन हो जाता है। और सबसे पहले डिसेबिलिटी में क्या लिखना, कंप्लीट क्लॉ हैंड, और दूसरा क्यूटेनियस एनेस्थीसिया, यानी उसके स्किन के ऊपर के सेंसेशन का लॉस हो जाता है। तो ब्रैकियल प्लेक्सस के क्लिनिकल एनाटॉमी में ये दो चीजें लिख के आना। आपको ब्रैकियल प्लेक्सस पूछेगा तो ये डिफॉर्मिटीज आपको 3 या 4 मार्क को पूछेगा ही पूछेगा, जरूर पूछेगा। और आप ये दोनों लिख सकते हैं। और आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए इंस्टा आईडी को फॉलो करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।